वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट पेश किया। आम बजट है 2025। इस बजट में कई चीज़ों का जिक्र है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को खास फोकस रखा गया। इसके अलावा बजट से पहले ही मिडिल क्लास को राहत मिलेगी कि नहीं, ये सवाल लगातार पूरे देश भर में पूछा जा रहा था कि मिडिल क्लास को टैक्स फ्री किया जाएगा और वो टैक्स फ्री कितने हो सकते, 10 लाख से 15 लाख के बीच की चर्चा चल रही थी। हालांकि बजट आ गया, अब 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये खास बात थी। इसके अलावा जो बजट में फोकस किया गया बिहार पर, बिहार में मखाना के लिए जो बोर्ड भी गठन किया गया है, इसकी बात की गई है। आपको मैं बता दूं, बिहार में और पूरे देश भर में मखाना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए उस पर बोर्ड गठन की मांग पहले से ही चल रही थी। सरकार ने भी फोकस किया। इसके अलावा पटना आईआईटीज़ पर भी फोकस किया, यूथ पर फोकस किया गया है। लेकिन ओवरऑल जो बजट में क्या कुछ है वो समझने के लिए हम सोचे कि एक्सपर्ट से ही बात करें। हमारे साथ वेल्थ मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा है। सर, दैनिक जागरण में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच ब्रिज, आज यहाँ बुलाने के लिए। बिल्कुल। जिस तरह से हम लोग बजट को देख रहे थे, तो एज अ जर्नलिस्ट हम लोग भी एनालिसिस करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन आप एज अ एक्सपर्ट बताइए कैसा लगा ओवरऑल ये बजट। मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल बजट बहुत पॉजिटिव रहा, बिकॉज आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इंडिया की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो मिडिल क्लास है। और मिडिल क्लास की प्रॉब्लम सबसे पहले ये थी कि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं बच पा रहा था उसकी जेब में, जिसके और ऊपर से महंगाई की मार भी एक बहुत पड़ रही थी। तो उसके कारण फाइनल रिजल्ट ये निकल के आ रहा था कि ना तो वो सेव कर पा रहा था, ना वो कमा पा रहा था ढंग से, टैक्सेस बहुत पे कर रहा था, जिसके कारण वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, काफ़ी परेशान था, असमंजस में था कि वो क्या करे जिससे वो पैसा सेव कर सके, अपनी एक दिनचर्या को बेहतर कर पाए, अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर पाए और अपने गोल प्लान्स को बेटर कर पाए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी महीनों से चर्चा में चल रही थी कि किस तरीके से बजट 2025 का सीतारमण हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो किस तरीके से प्रस्तुत करें उसको, सो दैट हमारी जो इकोनॉमी है जो आज 5.4% की जीडीपी दिखा रही है वो इम्प्रूव हो सके, क्योंकि इतनी नीचे का जो स्तर है जीडीपी का, ये आज तक कभी नहीं रहा। उसको तोड़ने के लिए आज सीतारमण जी ने सबसे पहले मिडिल क्लास को राहत दिया। ये अलग बात है कि पूरा बजट लोग सिर्फ इसलिए सुनना चाह रहे थे कि लास्ट में क्या होगा इनकम टैक्स को लेकर, जो उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट में बोला। जो उन्होंने इनकम टैक्स का जो एग्जेम्पशन की बात करी है, जो बेसिकली 7 लाख से इंक्रीज करके 12 लाख किया है, वो एक बहुत बड़ा एक स्टेप है जो सरकार ने लिया एक मिडिल क्लास को एक राहत देने के लिए। बिकॉज 12 लाख तक जो आपको, इनफैक्ट मुझे 12 भी नहीं बोलना चाहिए, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी अगर मैं ऐड कर लूँ तो 12.75 लाख तक जो एक टैक्स एग्जेम्पशंस हैं वो एक बहुत बड़ा एग्जेम्पशन है, जो कि एक मिडिल क्लास इस बेनिफिट को अगर अवेल करेगा और इस पैसे को वो सेव करेगा, उसको फिर इन्वेस्ट करेगा, उससे वो अपनी एक गोल बेस्ड प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से, सुचारू तरीके से कर पाएगा। जितनी भी वॉलेटिलिटीज़ हैं, जैसे कहीं उसको जॉब को लेकर क्राइसिस होता है, कभी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है जिसके कारण डिमांड सप्लाई को प्रॉब्लम होती है, तो उसके कारण वो काफ़ी परेशान रहता है मिडिल क्लास। तो अगर लेकिन उसके पास अगर थोड़ा भी सरप्लस बैठेगा, तो उसको अगर वो प्रॉपरली इन्वेस्ट करेगा तो उससे उसका एक अच्छा खासा रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाएगा, जो उसके फ्यूचर के लिए बहुत उसको बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है जो टैक्स स्लैब्स जो हैं, जो रैशनलाइज हुआ, जैसे 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना, फिर 4 से 8 लाख आपको 5% टैक्स देना है, फिर 8 से 12 लाख आपको 10% देना है, फिर 8 से 12, फिर 12 से 16, फिर 16 से 18, 18 से 24, जो इतने विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न कैटेगरीज के जो टैक्स स्लैब्स आए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं एक कॉमन आदमी को लोअर इनकम टैक्स स्लैब में रखने के लिए। और ये सीतारमण मैम ने अपने काफ़ी एग्जाम्पल के थ्रू भी काफ़ी समझाया कि अगर कोई इंडिविजुअल 12 लाख या 10 लाख तक के जिसकी सैलरी है, वो तो 100% टैक्स एग्जेम्प्टेड जोन में आ गया, जो पहले जहाँ वो टैक्स पे कर रहा था आज तो वो 100%। और अगर कोई 25 लाख से ऊपर की अगर कोई आमदनी है जिसकी सैलरी है, वो सिर्फ 25% उसको रिडक्शन मिलेगा, जो विज़अवेस पहले वाले बजट के कंपैरिजन में। तो इन दैट केस प्रो मिडिल क्लास ओरिएंटेड बजट है ये। और इसमें मुझे जो सबसे बड़ी जो चीज़ लगती है वो ये है टीसीएस और टीडीएस को लेकर। क्या है उसमें, थोड़ा सा क्या क्या चेंजेस हुए? मैं बताना चाहूँगा, एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास को हर बार लगता है कि उसके बच्चे आज बाहर पढ़े,
और बाहर पढ़ने के लिए आपको काफ़ी पैसा रेमिट बाहर करना पड़ता है अंडर एलआरएस स्कीम, जिसको बोलते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। प्रॉब्लम ये थी कि जब भी आप उस पैसे को रेमिट करते हैं बाहर, आपको टीसीएस देना पड़ता है, जो आपको क्लेम करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स, जिसमें 6 से 8 महीने लग जाता है और एक नॉर्मल आदमी परेशान रहता है क्योंकि वो उसको क्लेम नहीं मिल पाता। आज उस एग्जाम्शन को 7 लाख से बढ़ाकर उन्होंने 10 लाख कर लिया है फॉर एजुकेशन पर्पस, अगर ये पैसा बाहर रेमिट हो रहा है। उसके कारण इतना बड़ा राहत है एक मिडिल क्लास को, जहाँ उस पैसे को विदाउट किसी कॉम्प्लेक्सिटी से वो उस पैसे को बाहर भेज सकता है। टीडीएस के केस में भी जो ओल्ड एज है वहाँ 3 लाख से इंक्रीज करके उसको 6 लाख के अंदर कर दिया है, क्योंकि प्रॉब्लम टीसीएस और टीडीएस में उसका ये रहता है, वो टैक्स स्ट्रक्चर को और कॉम्प्लेक्स बना देता है और एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को 3 से 6 महीने, इनफैक्ट 8 महीने तक वेट करना पड़ता है उस एग्जाम्शन को, उस पैसे को जो उसका कटा है टैक्स को, उसको रिट्रीव करने के लिए, जब वो अपना इनकम टैक्स फाइल करता है। मैं देख पाता हूँ, क्योंकि मैं एक ग्राउंड रूट लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ उनको कितना पेन होता है, उनको कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है उसको रिट्रीव करने में, ये फॉर्म वो फॉर्म भरना पड़ता है। तो उसके कारण क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट को, इस फाइनेंस बिल को काफ़ी सिंप्लीफाई करने के लिए भी कोशिश करी है, सो दैट एक नॉर्मल आदमी उस बजट को, उस अपने इनकम टैक्स को उसको पढ़ पाए, समझ पाए और उसको अप्रिशिएट कर पाए, और वो बार बार जलेबी की तरह वो उलझता ना रह जाए कि अब क्या, इसके बाद क्या, कौन सा सेक्शन, कौन सा क्लॉज, किस सेक्शन ने किस क्लॉज ने सुपरसीड कर दिया दूसरे क्लॉज को। ये उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बेसिकली सिंप्लीफाइड किया है चीज़ों को। सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी था, ये बात काफ़ी टाइम से चल भी रही थी, और इस बजट में ये क्लियर हो गया कि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो अब काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा। और एमएसएमई को लेकर क्या है? वेल, एमएसएमई जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला, आज एमएसएमई 36% से ज़्यादा इंडिया के एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करती है और एम्प्लॉयमेंट 50% से ज़्यादा करती है, तो उसको टैक्स के एंगल से अगर देखा जाए और एम्प्लॉयमेंट के एंगल से देखा जाए तो उन्होंने उसको काफ़ी ल्यूक्रेटिव बनाने की कोशिश करी। उन्होंने मुद्रा लोन्स को लेकर बात करी, जहां एमएसएमई के सेक्टर्स के लोगों को मुद्रा लोन्स के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने स्किल्स के लिए भी बात करी, या टिंकरिंग लैब्स की बात करी, जहां उनको स्किल्स मिलेगी, क्योंकि देखिए आजकल एक प्रॉब्लम ये है, एक यूथ को एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि वो स्किलेबल नहीं है, और अगर स्किल्स जनरेट तब तक नहीं होती जब तक उस पर भारी काम ना किया जाए। तो उसको स्किल जनरेट करने के लिए भी मैडम ने काफ़ी अपने एम्फेसिस दिया था कि एमएसएमई एक जो सेक्शन है उसमें जितने भी यूथ हैं जो कि इस इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट बन जाता है, उसके लिए स्किल जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए उन्होंने एक कोष का आवंटन भी किया है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो उन्होंने काफ़ी सारे क्लस्टर्स की बात करी, जैसे फॉर एग्जांपल लेदर क्लस्टर की उन्होंने बात करी। लेदर एक ऐसा क्षेत्र था जो किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था, बट बिकॉज पोल्यूशन बहुत होता था या उसके कारण चाइना से इम्पोर्ट इतना ज़्यादा हुआ, तो लेबर तो धीमे धीमे करके ये वाला जो सेगमेंट है वो डूबता गया। उस सेगमेंट को बढ़ाने के लिए भी मैम ने लेदर क्लस्टर्स के बारे में बात करी, उसमें पैसा डिवॉल्व करने की बात करी, जो एमएसएमईज के सेक्टर को काफ़ी प्रोत्साहन देंगे उसको बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक विभिन्न टाइप के फंड्स की उन्होंने बात करी, जैसे उन्होंने फंड ऑफ फंड की बात करी है, एक इनोवेशन फंड ऑफ फंड को लेकर बात करी उन्होंने, जिससे इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी सेंट्रिक चीज़ें भी बहुत आएगी। इसके अलावा उन्होंने SC/STs को लेकर भी, जो एमएसएमईज के अंदर आते हैं, एक स्पेशल फंड की बात करिए, सो दैट ये पिछड़ा वर्ग पिछड़ा ना रहे, ये भी आगे बढ़े, एक एम्प्लॉयबल बने, स्किलेबल बने और एमएसएमई सेक्टर में एक धूम मचा दे। हम लोग टैक्स की बात कर रहे थे, टैक्स रिलीफ की बात कर रहे थे। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा आपको, ये जो चेंजेस आए हैं टैक्स स्लैब में, वो न्यू टैक्स स्लैब रेट में रिजिम में आए हैं या ओल्ड में, और क्या लग रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजिम खत्म कर देगी सरकार पूरी तरह से? देखिए, उन्होंने डायरेक्टली और स्पेसिफिकली तो नहीं ये बोला कि हम ओल्ड टैक्स रिजिम को ख़त्म कर देंगे, कंफ्यूजिंग है। लेकिन देखिए ब्रिज, मैं आपको यही बताना चाहूँगा, ओल्ड टैक्स रिजीम, और आप इसका जवाब आप ही दे देंगे मुझे, ओल्ड टैक्स रिजीम
में 6 लाख तक का एग्जामेशन, न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक एग्जामेशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000, न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 का एग्जामेशन। अब आप मुझे खुद बताइए, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो नंबर ऑफ स्लैब्स हैं वो कम है, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर नंबर ऑफ स्लैब्स ज़्यादा हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर को कम टैक्स पे करना है। अब आप मुझे बताइए, एक इन्वेस्टर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाए क्योंकि उसको एटीसी का बेनिफिट्स अवेल करना है, या फिर उसको वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाए जहां वो 12 लाख तक का अमाउंट उसको टैक्स एग्जेम्प्टेड होता सही है। बात है, क्योंकि सरकार का भी फोकस रहा है स्टार्टिंग से ही कि न्यू टैक्स रिजीम को ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जैक्टली और अगर आज स्टैटिस्टिक देखा जाए तो 70% लोग ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर माइग्रेट कर चुके हैं। और न्यू टैक्स रिजीम में एक बार ये भी क्लॉज है कि एक बार आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मूव कर जाते हैं तो फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा हम लोग शेयर मार्केट की ओर भी चलते हैं। सैटरडे को मार्केट बंद रहता है, लेकिन बजट की वजह से शायद चालू किया गया, क्योंकि सर्कुलेशन भी रिलीज़ किया गया कि आज मार्केट खुला रहेगा। कल जब इकोनॉमिक सर्वे आ रहा था तब भी देखा गया कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन आज भी ये देखा जा रहा था कि बजट आने वाला था तब थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव खुला, लेकिन धीरे धीरे फिर वही का वही। मतलब ये कह सकते हैं कि जो शेयर बाज़ार था वो मार्केट को रास नहीं आया। देखिए, मैं इस सवाल को दो तरीके से लूँगा। इसका जवाब मैं एक तरीके से नहीं देना चाहूँगा। जब फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बारे में बात करी थी कि कितना कैपेक्स होगा, और उन्होंने ये बोला 11.2 करोड़ का कैपेक्स होगा इस साल। लास्ट ईयर जब उन्होंने बात करी थी तब उन्होंने 11.11 करोड़ का कैपेक्स की बात करी थी। तो इसका मतलब ये है सरकार कितना खर्च करेगी। बिल्कुल। तो मोर और लेस कैपेक्स दोनों साल में सेम रहा। और बाजार को ये चीज़ बिल्कुल नहीं भाई। बाजार ने बोला, जब नई सरकार अब पूरे फुल फोर्स तरीके से आ चुकी है और जहां इकोनॉमी को सशक्त करने के लिए कंजम्पशन पे इतना स्ट्रॉन्ग इम्पीटस आना है, तो कैपेक्स को ज़्यादा होना है। और रीज़न यही था जिसके कारण बाजार ने एक पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट नहीं किया। इसके अलावा जब उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को लेकर बात करी, जहां उन्होंने 4.4% को लेकर बात करी, तो बाजार ने उसको भी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं किया। और ये जो दोनों कारण थे, अगर आप बाजार को उस समय वॉच कर रहे थे जब फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच में ये दोनों फिगर्स दे रहे थे, तो बाजार ने नेगेटिव रिएक्ट किया था और बाजार 350-400 पॉइंट जो सेंसेक्स है वो नीचे भी गिरा था। फिर उसके बाद इनकम टैक्स स्लैब की बात हुई और उसने धूम मचा दी थी, जहां उसने पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट किया। और अगर आपको बाजार को देखना है तो आप कंजम्पशन ओरिएंटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, अगर आप ग्राफ देखेंगे तो वो एकदम पॉजिटिव तरीके से खुल गए। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो कंजम्पशन का इंडेक्स जो लास्ट टाइम -1.2% लास्ट ईयर बंद हुआ है, वो इस बार काफ़ी पॉजिटिव तरीके से बंद होगा। आने वाले समय पर कैसे देख रहे हैं कि बाजार पॉजिटिव होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, आने वाले मैं एक ज्योतिष तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ना इस तरीके से जवाब दूंगा कि सारे व्यूअर्स को, सारे दर्शकों को इसका आंसर खुद ही मिल जाएगा। देखिए, इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब Q2 के रिजल्ट्स आए थे तब कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स ने काफ़ी बीटिंग ली थी। 14% से लेकर 20% तक वो नीचे गए थे, क्योंकि कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए सरकार ने इतना बड़ा मुहिम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स इंक्रीज करेंगे, और इसका कारण ये होगा कि काफ़ी सारा जो पैसा है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स में जब जाएगा तो उससे मार्केट्स थोड़ा सा ऊपर होगा। इसके अलावा जब एक मिडिल क्लास के पास इन्वेस्टेबल सरप्लस आएगा, जब उसका टैक्स एग्जेम्पशन बैठेगा, तो वो सारा पैसा भी मार्केट के अंदर डिप्लॉय होगा। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट होने की भी काफ़ी सिनेरियोज हैं 7 फरवरी को, उससे भी काफ़ी सारा पैसा कैपिटल मार्केट्स के अंदर फ्लो करेगा। इन चीज़ों को अगर मैं मद्देनज़र रखूं तो इससे बहुत क्लियर कट इससे ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि मार्केट्स को 2025 में काफ़ी बेटर रिएक्ट करेगा, क्योंकि सरकार ने उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया एक बहुत कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो एक कंजम्पशन पे बूस्ट देकर सरकार ने ऑलरेडी क्या बोलते हैं उसको, 100 सुनार की एक लोहार की वाला जवाब दे दिया है। और मुझे लगता है कि मार्केट्स काफ़ी बेटर अपने रिएक्शंस देगा। अच्छा, आने वाले समय पे मार्केट पॉजिटिव होगा, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। एक चीज़ है, मैं आपसे समझूंगा कि आपको क्या लगा कि इस बजट में मिसिंग है जिस पर बात नहीं की गई? मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा बजट सिर्फ एक स्टेटमेंट पे लोग सुनने के लिए तड़प रहे थे, और वो है इनकम टैक्स स्लैब में क्या रिलीफ मिले।
इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें थी जो इस बजट में मिसिंग थी और उस बजट में होनी चाहिए थी। मैंने इन बिटवीन द लाइंस भी रीड करने की कोशिश करी, बट मैं मुझे वो मिल नहीं पाया। सबसे पहले तो मुझे लगता है रेलवे बजट का जो आवंटन है उसको लेकर इतना क्लोज बात नहीं किया गया। जैसे कितने वंदे भारत ट्रेन्स और इंक्रीज़ किए जाएंगे, कितने फ्राइट कॉरिडोर्स और बनाए जाएंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इंपोर्ट किया जाएगा या मेक इन इंडिया के अंदर आएगा। तो मुझे लगा कि रेलवे बजट को लेकर इतना, क्योंकि अल्टीमेटली रेलवे बजट किसी ज़माने में एक फुल फ्लेजेड बजट होता था जो एक दिन पहले प्रस्तुत होता था। तो मुझे लगता है एक तो वो मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा। दूसरी चीज़ जो मुझे मिसिंग लगी, मुझे लगता है कि क्लीन एनर्जी पे सरकार शायद और बात कर सकती थी। जहां उन्होंने ये तो बात करी कि लिथियम आयन बैटरीज में जो एक कस्टम ड्यूटीज़ लगती है वो कम होंगी, बट इसके अलावा वो ये भी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि और बात हो सकती थी कि किस तरीके से, जिस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर लास्ट टाइम बहुत बात हुई थी, इस बार भी बात हुई है, लेकिन जॉइंट वेंचर्स किस किस के बीच में हो सकता है, कौन कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर्स और डेवलप कर सकते हैं, क्लीन हाइड्रोजन को लेकर उन्होंने इस बजट में बात नहीं करी। मुझे लगता है ये एक बहुत मतलब सेंसिटाइज करने वाला टॉपिक है जो शायद इस बजट में बात नहीं हुई। क्लीन एनर्जी को लेकर जो आवंटन है शायद वो भी इतना क्लियर नहीं था इस बजट में, जो मुझे लगता है कि बात हो सकती थी। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि हालांकि इन बिटवीन अभी आएगा फुल जो नए इनकम टैक्स एक्ट को लेकर जो सरकार बात करनी चाहती है वो किस तरीके से सिंप्लीफाई करना चाहती है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्लॉज, सब क्लॉज, सेक्शंस को मिटाना चाहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक ऐसा स्टेटमेंट देना कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट या न्यू इनकम टैक्स बिल आएगा, ये अपने में एक काफ़ी चीज़ों को जस्टिफाई और क्लैरिटी नहीं देता है। तो मुझे लगता है, हालांकि 1 घंटा बहुत कम होता है फाइनेंस मिनिस्टर को, क्योंकि उनको सब कुछ टच करना होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, वो एमएसएमई हो, चाहे यूथ हो, चाहे विमेन हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे स्पेस हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्शन में, इस सेगमेंट में थोड़ा और बात किया जा सकता था कि वो किस तरीके से बजट को, इनकम टैक्स एक्ट को और सिंप्लीफाई कर सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जिस पे अगर बात और किया जा सकता था तो शायद क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मिल सकती थी। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो एक और, हाँ, जैसे उन्होंने एक बीआईटी को लेकर बात करी थी, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़। थोड़ा सा इसको समझाइए। हाँ, बेसिकली क्या होता है, जब दो कंट्रीज अपना ट्रेड करती है तो वो ट्रीटी साइन करती है, चाहे वो डीटीएए के अंदर होती है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर होती है, चाहे वो ऐसे बहुत सारी ट्रीटीज होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन के अंदर भी एक ट्रीटी है जहां सारे जो कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर वो अपना ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी फ्रिक्शन। आराम से गुड्स एंड सर्विसेज का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो सकता है। अब बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज जो सरकार ने बात करी, और ये मुझे ऐसा लग रहा था ये ट्रम्प की जो ट्रेड पॉलिसीज जो आ रही हैं, जैसे उन्होंने कनाडा के अगेंस्ट 25% का ट्रेड टैरिफ लगा रही हैं, मेक्सिको के अगेंस्ट उन्होंने बोल दिया कि वो 25% का ट्रेड टैरिफ लगा रहे हैं, चाइना के अगेंस्ट 10% का ट्रेड टैरिफ लगा रहे हैं, इससे ना एक पूरे वर्ल्ड में एक अनसर्टेनिटी सी बन गई है, एक 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 सस्पेशन का माहौल बन गया है कि अब ऐसा तो नहीं है हमारे अगेंस्ट लग जाएगा। तो इंडिया को भी एक सस्पेशन हो रहा था कि अब नेक्स्ट क्या, हमारी तो बारी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये बोला है कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज भी दो कंट्रीज के बीच में बनेंगी और उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रेड बढ़ेगा। और इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हमारे यहाँ से मैक्सिमम आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज यूएस को जाती हैं, और यूएस का बहुत मैन्युफैक्चर्ड ग्रोथ, यूएस इंडिया का टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर है। तो अगर ट्रेड टैरिफ्स या ट्रेड वॉर होगा तो उससे दोनों कंट्रीज को अफेक्ट होगा। तो इसलिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, अगर वो स्पेसिफिकली यूएस का नाम ले लेते तो उससे काफ़ी क्लियर हो जाता। तो मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी विस्तार तरीके से अगर फाइनेंस मिनिस्टर बात करती तो उससे भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता कि वो किस कंट्री को फोकस कर रही है और ऐसी कौन सी बात हो रही है। तो हालांकि इन बिटवीन द लाइन हम रीड कर सकते हैं कि ये यूएस को लेकर बात हो रही है, बट काफ़ी क्लैरिटी और हो सकती थी। तो मुझे लगता है चाहे वो क्लीन एनर्जी को लेकर हो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स कोड को लेकर उन्होंने जो बात करी उसको लेकर है, या फिर मुझे लगता है कि
स्पेस के जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, कि हम नेक्स्ट हमारे प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स में कौन कौन से जॉइंट वेंचर्स होंगे, इसरो किसके साथ करेगा, डीआरडीओ के साथ करेगा या किस तरीके से, तो वो भी मुझे लगता है थोड़ा सा मिसिंग था। आई थिंक उस पर भी अगर और फोकस होता, क्योंकि स्पेस आजकल जो एक स्पेस है वो बहुत ज्वलंत मुद्दा बन गया है। इंडिया की क्रेडिबिलिटी और इंडिया की जो एक रेप्यूटेशन है ग्लोबली, वो उसके चंद्रयान और मंगलयान से हुई है। तो इस पर किस तरीके से और बजट का आवंटन होना चाहिए जिससे हम अपने और प्रोग्राम्स को, स्पेस प्रोग्राम्स को और सक्सेसफुल बना सके, तो मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा सा मिसिंग था। हालांकि मैं अगेन दोबारा एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये बजट वाज अ प्योर मिडिल क्लास सेंट्रिक बजट, तो इसलिए उस पर फोकस बहुत था। और शायद जैसे मैंने बोला, 100 सुनार की एक लोहार की एक स्टेटमेंट ने पूरे बजट को हिला के रख दिया और बोला कि हाँ, मतलब ये अपने में एक बहुत बड़ी, क्योंकि आज इस देश की आबादी 1.4 करोड़ बिलियन पॉपुलेशन है और ये 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा ये बजट। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। हम देखेंगे कि मार्केट्स बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, क्योंकि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट सरप्लस आ गया। इसलिए सारे जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो कंजम्पशन का सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर हो, चाहे वो जो भी जहाँ पे भी कंजम्पशन होता है, वो सब बढ़ जाएगा ओवरऑल, क्योंकि सब लिंक है ना, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से। और जब एक बार इन्वेस्टर के पास पैसा आ गया, फिर तो इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगे, शेयर मार्केट भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव लहर दौड़ी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 1 घंटा काफ़ी कम था। अगर इसको हम 1 घंटे को बढ़ा के 2 घंटा या 1.5 घंटा कर लेते, तो आई थिंक और विस्तार तरीके से और एक डिस्क्रिप्टिव वे में बजट प्रस्तुत होता, जो चीज़ों को और क्लियर कर देता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ओवरऑल हम लोग ने बजट को समझा, जैसा कि उन्होंने अभी सर ने बताया आपको कि मिडिल क्लास को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है, जिसकी उम्मीद थी बजट से पहले ही कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत मिलेगी, और वैसा ही दिखा। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, क्योंकि जो मिडिल क्लास है उसको काफ़ी समय से इस चीज़ का इंतज़ार था कि उन्हें कितने अमाउंट तक की जो सालाना आय है उस पर टैक्स फ्री किया जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बिहार पर खास फोकस किया गया है, मखाना के लिए बोर्ड बनाया गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे भी फोकस किए गए। अलग अलग चीज़ों को लेकर बात हुई है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिन पर चर्चा नहीं हुई। उसके लिए भी सर ने बताया कि इन चीज़ों को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत थी। हम लगातार बजट पर अपडेट आप तक ला रहे हैं। इसके अलावा भी लगातार हम अपडेट देते रहेंगे, बजट से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।